जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 11th क्लास के लिए भी अब काम शुरू होना चाहिए। लिंक लगभग हर जगह शेयर कर दी गई है। 11th क्लास के जो बच्चे 10th में थे, एग्जाम पूरा हुआ हो ना पूरा हुआ हो, 11th में पहुंच ही जाएंगे। और जो लोग कंपटीशन का सपना देख के बैठे हैं जेई या फिर नीट के लिए, उनके हिसाब से ये काम किया जा रहा है। वो सब बच्चे जो जेई और नीट का सपना देखे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे ग्रुप पे ऐड हो जाइए। आज से हम फिजिक्स का लेक्चर शूट कर रहे हैं। धीरे धीरे फिजिक्स का सिलेबस आगे बढ़ेगा और जो 11 का ग्रुप बना है, 11 क्लास के जब उसमें लगभग 15 बच्चे कम से कम हो जाएंगे तो उसके बाद केमिस्ट्री की भी शूटिंग शुरू होगी और सेम उसी लेवल पे पूरी तरह से मेंस और एडवांस लेवल पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा। पेन कॉपी लेके आप उसी तरह बैठेंगे जैसे क्लास में बैठते हैं। वीडियो जब आपके पास पहुंचेगा तो पहले एक बार वीडियो पूरा देखेंगे, उसके बाद दोबारा वीडियो देखेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, अपने शब्दों में नोट्स बनाएंगे। जैसे जैसे आपको समझ में आएगा वैसे वैसे नोट्स बनाएंगे। कोई भी डाउट होगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, क्वेश्चंस हम भेजते रहते हैं। आप कहीं से भी क्वेश्चन पाइए, कहीं से भी पाइए, किसी भी बुक से पाइए, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पाइए, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से पाइए। उस लेवल के मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप कहीं से भी पाइए। आप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, वहां पे आपके सीनियर्स 12th क्लास वाले भी मिलेंगे, वो लोग सॉल्व करेंगे। उनसे नहीं हो पाएगा तो मैं बैठा हूँ, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टारगेट यही है कि लिंक मैंने शेयर किया था, आज मैं सोशल मीडिया पे भी उसको शेयर करूंगा। जो हमारे सीनियर बच्चे हैं, 12th हैं या कि हमारे यहाँ से 12th पास करके जो जा चुके हैं, जो कहीं और भी हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी, ऑल ओवर इंडिया अपना प्रमोट किया जाए और बच्चों को ऐड किया जाए, एक अच्छा खासा ग्रुप तैयार हो। जब तक लॉकडाउन खत्म हो और हम रेगुलर क्लासरूम में मिले तब तक एटलीस्ट हम काइनेमेटिक्स तो खत्म कर लें, और काइनेमेटिक्स खत्म रहेगी तो अपना एक बहुत बड़ा पार्ट खत्म रहेगा। सेम ऐसे केमिस्ट्री में मोर कॉन्सेप्ट वगैरह हो जाएगा तब तक, जब तक लॉकडाउन खत्म होगा और जो भी संभव हो पाएगा। ये सोच के ना बैठिएगा कि लेवल पे कहीं कमी है। जो लोग पहले से जानते हैं मुझे वो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे जान जाएंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना उचित नहीं समझता यहाँ पे, पर आप अगर हमारे बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो अपने सीनियर से पूछें जो मुझे जानते हैं। ये मान लीजिएगा कि एक बहुत कम फीस में, अभी तो ऑनलाइन कोई बात ही नहीं, जब हमारे क्लासरूम मिलेंगे तो उद्देश्य ये है कि आपके पास नॉलेज हो, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा लिखा आदमी हूं। हमने वो चीज देखा है कि केवल बोर्ड तक सीमित रहने का दुष्परिणाम क्या होता है। बस मैं केवल इतना कहूंगा कि एक साल कोटा में रहने के बाद जेईई एडवांस का जब हमने पेपर दिया, 99 मार्क्स मुझे मिले थे और 106 नंबर से आईआईटी मिली। मेरे मार्कशीट में लिखा था क्वालिफाइड बट नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। उस दिन की तकलीफ मुझे याद है कि काश यदि एक साल पहले भी मैं थोड़ा बहुत जानता होता तो शायद 6 नंबर 7 नंबर जो मैं पीछे रह गया वो मैं और आगे बढ़ लेता और आईआईटी में पहुंच जाता। खैर नहीं मिली आईआईटी, कोई बात नहीं, पर अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग हुई। उसके बाद जो भी हुआ गेट वगैरह, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि जिन चीजों से हम वंचित रह गए थे, रीवा में ये जो सोच बन चुकी थी कि रीवा में रह के आप जेईई और आईआईटी नहीं कर सकते, और या कि आपको करना है तो आपके पास 1 लाख रुपए फीस होनी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल जो बोर्ड लेवल की फीस होती है, सीबीएसई बोर्ड की फीस 12-14 हजार रुपए होती है। उस हिसाब से हम लोगों ने ये डिस्कस किया, हमने एक टीम बनाई और आपके लिए हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों टीम बना के और ये डिसाइड किया कि आपको रीवा में रह के, आपके घर में रह के पूरी तरह से कोटा का कंटेंट दिया जाएगा। आप मिला भी सकते हैं, आप हमारा नोट्स उठाइएगा और कोटा का नोट्स उठाइएगा, एक कुछ टॉपिक ज्यादा ही मिलेंगे, कमजोर नहीं पड़ेंगे आप कहीं से। चलिए शुरू करते हैं 11th की नई जर्नी। जो लोग नए बच्चे हैं धीरे धीरे टर्म से परिचित हो जाएं। हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि पूरे साल क्या होने वाला है। जब तक हम ऑनलाइन देख रहे हैं तब तक क्या होगा, जब मिलेंगे तो जस्ट उसके आगे से कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कह रहा हूं कि आप गैप ना करें।
क्योंकि अगर रेगुलरिटी टूटी तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि मैं रेगुलरिटी तोड़ने वाला नहीं हूं। एक बार जिस चीज पे लग जाइए ना, उसको पूरा करके ही छोड़िए। ये काम बिल्कुल ना करिए, आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, वीडियो ही तो है, परसों देख लूंगा, नहीं। आप ये मान के देखिए कि आपकी क्लास ना मिस हो, आप क्लास में बैठे हैं ऐसा मान के देखिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करिए, साथ में मिलके पढ़िए, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करिए, और एक बार कंपटीशन का सपना देख के देखिए और इसको पूरा करने की ललक देखिए, और जिद जिसे कहते हैं। एक बार आप जिद्दी हो जाइए अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। तो मैं जिद्दी होके यहाँ बैठा हूँ, देख रहे हैं पूरा लॉकडाउन खत्म होने को है और मैं घर नहीं गया, अकेले पढ़ा हूँ रीवा में, सिर्फ आप लोगों के लिए कि यहाँ पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन शूट करता हूँ। और पढ़िए आराम से। देखिए, फिजिकल वर्ड से पूरी फिजिक्स की शुरुआत होती है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। स्पष्ट शब्दों में मैं बोल रहा हूं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं हो सकता है इसका गलत मतलब भी निकालें, पर एक चीज याद रखिएगा कि बिना मतलब का एक चीज आपके कॉपी में नहीं होगा, और मतलब की एक भी चीज आपके कॉपी में नहीं छूटेगी। इतनी पर्याप्त चीजें आपके कॉपी में होगी जिससे एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्योंकि बिना मतलब की ये भी चीजें दे दूं, वो भी चीजें दे दूं, बिना मतलब की चीजें देना है तो भाई आपके पास कम से कम 200-300 बुकें उपलब्ध है, सारी बुक्स लीजिए और सबको पढ़ लीजिए। तो कोचिंग आदमी जाता है, और आदमी कोचिंग पढ़ाता भी इसीलिए है कि लिमिटेड चीजें हों और उतनी हो उससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाए, बस। तो इतनी चीजें ही मिलेंगी आपको, और उतने में ना बोर्ड का एक भी क्वेश्चन छूटेगा और ना कंपटीशन का छूटेगा। तो बोर्ड प्लस कंपटीशन एक साथ लेके चलेंगे। बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके 11 जो होम बोर्ड है वहां से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक अंतर आता है, लॉ और प्रिंसिपल में क्या अंतर है, नॉर्मली ये चीज किसकी खोज किसने की, ये चीजें आप जानते हैं। और बाद में मैं 1-2 पेज का पीडीएफ बना के आपको ग्रुप पे जो लोग जुड़ेंगे वहां पे सेंड कर दूंगा। उतनी चीजें आपको याद करनी होगी। फिजिकल वर्ड्स हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहां से कंपटीशन के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। फिजिकल वर्ड के बाद जो दूसरी यूनिट आती है, यूनिट एंड मेजरमेंट, पर हम उसको नहीं पढ़ेंगे। जो हम पढ़ाएंगे वो हम बता रहे हैं। इसके बाद हम मैथमेटिक्स देखेंगे। मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की भरपूर प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि आप जिस एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं ना, उसमें अगर आपसे डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से नहीं बनता, बहुत अच्छे से मतलब फिर बहुत अच्छे से ही होना चाहिए, और इंटीग्रेशन नहीं बनता तो सारा खेल बिगड़ जाता है। कंपटीशन लेवल पे खासकर जो भी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है वो बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के होते ही नहीं, और यहीं पे कमी रह जाती है, यहीं पे कमी रह जाती है। ऑनलाइन चैनल जो होते हैं आप वहां पे देखेंगे एजुकेटर्स पे, तो ये चैप्टर मिस होता है, बेसिक मैथमेटिक्स मिस होता है। बिना इसके हम कैसे मान लें कि किससे बनता है किससे नहीं बनता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट लगभग ये आज से लेकर 4 दिन कम से कम चलेगा। 4 लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को। जरूरत पड़ी तो 1 लेक्चर और, क्योंकि यही बेस है पूरे फिजिक्स की। मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होगी वो यही पे, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट पे सिलेबस शुरू होगा, और ये होगा आपका यूनिट फर्स्ट, जिसे हम यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से जानेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से जानेंगे। इस पूरे यूनिट एंड मेजरमेंट में एक पार्ट हम छोड़ के रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज नाम के 2 इंस्ट्रूमेंट यहां पे आएंगे। उन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे अभी। हम 12वीं में भी 12वीं का सिलेबस खत्म करने के बाद इंस्ट्रूमेंट नाम का एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। वहां पे हम वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और भी जो इंस्ट्रूमेंट हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स 12वीं में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, अमीटर, वोल्टमीटर वगैरह, ये सारी चीजें, ओमीटर वगैरह, बहुत सारी चीजें, मीटर ब्रिज जो भी हैं, इनको सब हम अलग से ही इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। जिस दिन हम यूनिट एंड मेजरमेंट से फुर्सत होंगे उस दिन आप ये मान जाइएगा कि आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का फिक्स। ये एक ऐसी यूनिट है, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस, चाहे मेंस
चाहे एडवांस, नीट और दुनिया का हर कंपटीशन एग्जाम, खासकर अपने एशिया का जो हर कंपटीशन एग्जाम जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट उसके सिलेबस में अगर होगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा और आसान भी है। जो लोग नए हैं थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पर बहुत आराम से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। आप धीरे धीरे सोचिएगा, समझिएगा 2 से 3 बार, इसीलिए वही बहुत आराम से लेक्चर आएंगे। पूरे यूनिट मेजरमेंट तक बहुत आराम से लेक्चर आएंगे, बहुत आराम से सिलेबस आगे बढ़ाऊंगा। बहुत जिस दिन आप हमारे शब्द से परिचित हो जाएंगे, काइनेमेटिक्स से मजा आएगा। अगर आप सच में पढ़ने वाले हैं तो काइनेमेटिक्स से मजा आएगा। सब इंतजार करिएगा काइनेमेटिक्स का। और इसके जस्ट बाद हम काइनेमेटिक्स की शुरुआत करेंगे। काइनेमेटिक्स कितना दिन लेके जाएगा इसके बारे में हम शुरू में कुछ नहीं कहेंगे, पर ये मान लीजिए कि एटलीस्ट 12-13 दिन तो लेके ही जाएगा। कम बोला क्योंकि रिलेटिव मोशन भी होगा तो 14-15 लेक्चर लेके जाएगा काइनेमेटिक्स पूरा। और इतना मजा आने वाला है काइनेमेटिक्स में, ये फील आएगा। रिवर प्रॉब्लम, बोर्ड प्रॉब्लम, खासकर रैन प्रॉब्लम में इतना मजेदार चैप्टर है ये यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे और बहुत बढ़िया मजा आता है। देखेंगे काइनेमेटिक्स पूरा फील करेंगे। और इसके बाद हम जब मैकेनिक्स में पहुंचेंगे, पूरी मैकेनिक्स कवर करेंगे काइनेमेटिक्स के बाद। ये यूनिट सेकंड में हम इसको मान के चलेंगे और हम यूनिट थर्ड में पूरी मैकेनिक्स देखेंगे। हालांकि ये यूनिट आपके एनसीईआरटी के अनुसार अलग हो सकती है, पर हम जो करेंगे वो अपना देख रहे हैं। पूरी मैकेनिक्स में आपका 4-5 चैप्टर कवर होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, इतना ये मैकेनिक्स पे कवर होगा। और इसके बाद हम फिजिक्स का एक पार्ट खत्म कर चुके होंगे, ग्रेविटेशन पे पहुंचेंगे और ग्रेविटेशन के बाद फिर हम दूसरे पार्ट पे आएंगे और वो पार्ट पूरी अलग होगा। ये पहले पार्ट की जानकारी आपके पास है कि अभी आप अपने मन में ये बैठा लीजिए कि यूनिट मेजरमेंट आज से 4 दिन बाद, अभी 4 लेक्चर पूरी फिजिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 लेक्चर। क्योंकि ये 4 लेक्चर अगर आपके समझ में नहीं आए तो भूल जाइए काइनेमेटिक्स आपसे बनेगी और भूल जाइए कि मैकेनिक्स आपसे बनेगी। इसलिए टाइम लग जाए चलेगा, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते ले लीजिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस के लिए चलेगा। पर अगर ये नहीं बनेगा तो ये सारी चीजें नहीं बनेगी, ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। बाद में फिर ये दोष ना आए कि हमसे ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस जरूर लीजिएगा। चलिए बेटाते हैं, शुरू करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का निकाल लीजिए, कॉपी पेन आराम से देखिए और समझने का प्रयास करिए। डिफरेंशिएशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, हिंदी में अवकलन कहते हैं। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन डिफरेंस से ही निकल के आया है। और जब डिफरेंस बहुत बहुत कम होता है तो डिफरेंशिएशन का रूप ले लेता है। बहुत जरूरत नहीं है इन चीजों की कि है क्या डिफरेंशिएशन। क्या कहा? डिफरेंशिएशन डिफरेंस ही है। और जब डिफरेंस बहुत कम होता है तो उसे डिफरेंशिएशन कह दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको शब्दों से परिचित कराऊं तो यहां पे एक होगा फंक्शन, ठीक है, एक होगा फंक्शन और तो फंक्शन मान लेते हैं fx। फंक्शन क्या मान लेते हैं? fx। जैसे जैसे एग्जाम्पल में मैं ले लूं 2x² + 3x, ऐसे कुछ, ठीक है। ये है फंक्शन। और फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये चीजें आपको याद करने हैं। डिफरेंशिएशन, जैसे कोई बोला कि आप डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, कोई बोला कि आप डिफरेंशिएशन करो, तो आपके मन में तुरंत ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई किसके रिस्पेक्ट में। बात समझ रहे हैं? तो आज के बाद अपने माइंड में ये चीज बैठा लीजिएगा। डिफरेंशिएशन डिफरेंस का एक रूप है। बहुत छोटा डिफरेंस हो तो डिफरेंशिएशन बन जाता है। उसके करने के अलग तरीके होते हैं। बहुत इसमें पीएचडी नहीं करनी है कि आप सोचने लगे कैसा डिफरेंस कैसा नहीं।
कैसे करेंगे वो हम बाद में देख लेंगे। आप तो एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई डिफरेंशिएशन करने के लिए कहता है, एक फंक्शन लिखा है आपके सामने f(x = 2x² + 3x), 10th में मैथ्स पढ़ के आए हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ के आए हैं, इसलिए इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि फंक्शन लिखा है, ठीक है, कि रेशनल एक्सप्रेशन लिखा है कि पॉलिनोमियल लिखा है, ये बात हमें नहीं करनी है, फंक्शन है, ठीक है। हमने कहा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। जब तक हम ये नहीं कह देंगे कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तब तक ये कहना पर्याप्त नहीं है। ये चीज बिल्कुल मन में बैठा दीजिए। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है, ये सब ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में करना। तो जैसे अगर मान लेते हैं x के रिस्पेक्ट में करना, जैसे क्या मान लिया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, d/dx, ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का मैथमेटिकल फॉर्मूला, चाहे आप शब्दों में कह दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और चाहे आप d/dx लिख दीजिए, बात एक ही। आज के बाद याद रही ये चीज, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब d/dx। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं, आप लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप कैसे डिनोट करोगे, d/dt, ठीक है। मैं कोई और वेरिएबल ले लेता हूं, मैं क्या बोलूं, कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, अभी आप शब्दों से परिचित होइए, ये शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं बोल दिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप तुरंत d/dt लिख दोगे उसको, या कि कहीं d/dt लिखा है तो आपके मन में तुरंत फील आ जाएगा ये कहना चाह रहा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे मैंने कहा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p, एक नया वेरिएबल, कोई वेरिएबल, आप बहुत टेंशन ना लीजिए उसके बारे में, उसको कैसे डिनोट करोगे, बस आप ये सोचिए, ये d/dt लिखा जाएगा। समझ गए होंगे, ये बात समझ गए होंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब d/dx। अच्छा, थोड़ा और आगे मैं इस चीज को बढ़ाता हूं, मैं क्या कहता हूं, देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) एक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कह दिया, तुरंत अपने मन में फील आ गया d/dx। एक क्वेश्चन तो तुरंत उठेगा ना मन में, किसका डिफरेंशिएशन भाई, किसके रिस्पेक्ट में, तो आपने बोल दिया x, तो किसका, तो मान लो मैं कहता हूं f(x) का डिफरेंशिएशन, किसका, f(x) का। अब मैं दोनों को एक साथ लिख के दिखा रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कैसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x को तो d/dx कहते हैं, और f(x) का करना है, इसलिए f(x) को आप एक और ब्रैकेट में, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है d/dx, जिसका करना है ऊपर, कैसे करना है, क्या फार्मूला होता है, वो बाद की बात है, पहले लिखना सीखिए, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, कैसे लिखोगे उसको, तो पहले तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के, तो d/dt लिख देंगे, और किसका करना है, p का, तो dp/dt, ठीक है। ये क्या बन गया, dp/dt। dp/dt का क्या मतलब हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t, याद रहेगा। खूब प्रैक्टिस लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जब जिस दिन आपको फील आ गया ना, पूरी फिजिक्स आपके चुटकियों पे होगी। बस बने रहिएगा, भरोसा रखिएगा, जेईमेंस कोई कठिन बात नहीं,
कोई भी एग्जाम कोई कठिन बात नहीं, जिस दिन आपके अंदर हौसला आ जाएगा, और मैं यकीन दिलाता हूं जिस तरह से मैं खुला लेक्चर देने के लिए खड़ा रहता हूं, उस दिन आप भी यूनिट डायमेंशन जिस दिन पढ़ लोगे, अगर मेरे कहे अनुसार करते रहोगे, यूनिट डायमेंशन पूरा होने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो आप भी खुला लेक्चर देने की औकात रखोगे। बस देखे, ठीक है। ये मैं मिटाता हूं, नोट करिएगा, सब कुछ नोट कर लीजिएगा इसी तरह, और उसको कम से कम दिन में 4-5 बार रिवाइज लीजिएगा। एक हफ्ते तक आप मेहनत कर लीजिए, फील आने लगेगा। जैसे मैं कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ टी with respect to p, मान लो ऐसा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ t with respect to p। ये कैसे हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू तो d अपॉन dt हो जाएगा, और t का करना है इसलिए ये हो जाएगा। देखो पिछले क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t था, तो विद रिस्पेक्ट टू t था तो d अपॉन dt था, और p ऊपर था तो dt अपॉन dt था। अब हम क्या करें, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू p, विद रिस्पेक्ट टू p d अपॉन dt, और t वहां पे dt अपॉन dt। ठीक है, लिखते बन जाना चाहिए। ठीक, यद्यपि ये बातें मैथमेटिक्स की हैं और इतनी टफ चीजें आपको, चाइल्ड रूल इसको कहते हैं, आगे मिलेंगे भी, आपके सिलेबस में ये है, आपके सिलेबस में 90% जो है वो ये है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपके सिलेबस में ये है। ठीक है, आपके सिलेबस में ये। अच्छा, इसका तात्पर्य ये है कि जिस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना है, उसमें जो वेरिएबल है, ध्यान सुनेगा, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना है उसमें जो वेरिएबल है और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो वेरिएबल, दोनों अगर सेम हो तो बड़ा अच्छा है, और नहीं सेम हो तो भी अच्छा है, करेंगे उसको। ठीक है, क्या समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, उस फंक्शन है तो वेरिएबल तो होगा उसमें, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना है उसमें जो वेरिएबल है, मान लेते हैं x, दोनों अगर सेम है तब डिफरेंशिएशन करना आसान है, और सारे फार्मूले हमको इसी हिसाब से प्राप्त होते हैं। और नहीं होंगे, अगर ये वेरिएबल अलग हुआ तो क्या करेंगे, वो चैन रूल से आएगा, बाद में देखेंगे। बात समझ में आई है? फिलहाल सिंपल डिफरेंशिएशन की है। आपको मैं फार्मूला लिखवा देता हूं, आप फार्मूला याद करेंगे और कल हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। कुछ फार्मूले, पूरा फार्मूला भी नहीं लिखवा रहा हूं, कुछ फार्मूला आप लिख लीजिए, जैसे d अपॉन dx कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा 0। ठीक है, यहां x है तब भी 0, t p d जो भी होता, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहां x के साथ में t होता तो क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू t, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, याद रखिएगा इसको। ठीक है, d अपॉन dx x टू द पावर n, ये फार्मूला होता है nx टू द पावर n माइनस d अपॉन dx x टू द पावर n का क्या तात्पर्य होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। भाई d अपॉन dx का तात्पर्य हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx का तात्पर्य हुआ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब अगर मुझे लिखा है x पावर n तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, है ना,
मैं कहता हूं कि आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट x टू द पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे मान लो हमने ये कह दिया, आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट x टू द पावर 10, इसको लिखोगे d अपॉन dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x टू द पावर 10 यहां, ये कैसे हो जाएगा, 10x टू द पावर 10 माइनस, फार्मूला याद है, ठीक है, an x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस, ठीक है, याद रहेगा, बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन, ठीक। जैसे मैं क्या कह दिया, अब d अपॉन dx x सॉल्व कर दीजिए, d अपॉन dx x, तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1 है, ये कितना रहेगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 x टू द पावर 0 है, और x पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो सिंगल पावर का कोई वेरिएबल है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, d अपॉन dx x 1, d अपॉन dt t 1, d अपॉन dp p 1, ऐसा, ठीक है। जैसे मैं क्या कहूं, d अपॉन dx x टू द पावर -5, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मैं क्या कहा x टू द पावर n, मैंने n पे कोई कंडीशन तो नहीं दिया कि n क्या होना चाहिए, माइनस हो प्लस हो, अब क्या हो फ्रैक्शन हो, तो क्या कहेंगे, पावर पीछे n x टू द पावर n माइनस 1, ये क्या बन गया, -5 x टू द पावर -6, तो ये -5 अपॉन, भाई x टू द पावर -n को क्या लिख सकते हैं, x पावर 6, इसका ये आंसर हो जाएगा, बन जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे बढ़िया कमाल है, कहीं भी इस तरह दिख जाए आप तुरंत कर लो इस तरह से, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं कहता हूं, d अपॉन dx x टू द पावर 5 अपॉन 4, ठीक, x टू द पावर 5 अपॉन 4, क्या कहा हमने, x टू द पावर n, x टू द पावर n, यहां भी सेम वेरिएबल, यहां भी सेम वेरिएबल, ये चीज देख, इसी का फार्मूला भी है अपने पास, ठीक है। तो x टू द पावर n का रिप्रेजेंट कितना, n x टू द पावर n माइनस 1, तो n x टू द पावर 5 माइनस 4 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 x टू द पावर 1 अपॉन 4, बढ़िया बढ़िया आंसर। इस तरह आप अपने से कम 25-30 एग्जाम्पल लिख के खूब प्रैक्टिस करिए x टू द पावर n वाले का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो वेरिएबल यहाँ पे वो वेरिएबल यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे ना जाइएगा कि यहाँ अलग वेरिएबल यहाँ अलग वेरिएबल, वो कैसे होता है वो बाद की बात है, शुरुआत यहाँ पे है, ठीक है। करिएगा, इस फार्मूले की खूब प्रैक्टिस करिए, आज पहला दिन है, आराम से पढ़ने का शुरुआत करिए, खूब बच्चों को जोड़िए। बार बार मैं ये चीज कह रहा हूं कि जितने लोग ऐड होंगे अपने ग्रुप पे ना, और जितना भयंकर ग्रुप तैयार होगा ना, और एक दिन ये चीज हो, मेरा ये टारगेट है और ये सपना है कि अपने रीवा के अंदर एक ऐसी कोचिंग खड़ी हो, वो भी नॉमिनल फीस में, हमें आकाश नहीं जाना, 1 लाख रुपए नहीं देना। क्या जिन बच्चों के पास 1 लाख रुपए नहीं है उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? हम देंगे आपको उसी फीस में जो आपके बोर्ड लेवल की फीस होती है, नॉर्मली 12, 14, 15 हजार रुपए, ठीक है। मटेरियल का कास्ट लगता है तो 13,000 रुपए हम अपनी फीस रखते हैं और 2,000 रुपए मटेरियल का चार्ज रखते हैं। तो खूब ऐड करिए, खूब शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि अभी आपके पास यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, कोई चार्ज तो है नहीं इसका, ना मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। डेमो वाली जो होती है, क्योंकि शुरू में जब कोई कहता है चलिए इस कोचिंग में, तो कोई किसी से छुपा नहीं है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। आज पहला लेक्चर है, एक आध हफ्ते में एक चैप्टर खत्म होगा, और उस चैप्टर खत्म होते होते आपको हमारा लेवल भी समझ में आ जाएगा कि हमारा लेवल क्या है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। हम आपको आप स्टडी मटेरियल्स भी देंगे 11th क्लास में, जो हमारा ग्रुप तैयार होगा उस ग्रुप में हम क्वेश्चंस दिया करेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल का पूरा पार्ट तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पूरा मटेरियल लीक हम करेंगे नहीं, पर कुछ इतना काम हम जरूर कर देंगे कि थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस के लिए मटेरियल आपको मिल जाएंगे। देखते रहिए, खूब ऐड करिए, अपने सीनियरों से खूब डिस्कस कीजिए, जो हमें जानते हैं उनसे भी, और जो नहीं जानते उनको जानवाने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो इतना आगे तक बढ़ाइए कि अगला लेक्चर आने तक हमारा ये जो ग्रुप है वो बहुत मजबूत हो जाए। चलिए ठीक है, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।